गुप्ता एम्पायर, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट पार्ट में हमने गुप्ता साम्राज्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस और सोशल लाइफ को समझा था। आज हम बात करेंगे उनकी इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, कॉइन्स, लिटरेचर और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की, और साथ ही जानेंगे गुप्ता एज की कुछ कमियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक लाइफ से। इकोनॉमिक लाइफ। गुप्ता एम्पायर की इकोनॉमी बड़ी रोबस्ट थी। एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट सभी में तेजी आई थी। इसी प्रॉस्पेरिटी के कारण गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। स्कॉलर्स का मानना है कि गुप्ता पीरियड में स्टेट ही सारे लैंड का ओरिजिनल ओनर होता था। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से भी एक्सक्लूसिव स्टेट ओनरशिप का पता चलता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड को 5 टाइप्स में बांटा गया था। क्षेत्र भूमि कल्टीवेशन के लिए, वास्तु भूमि रेजिडेंस के लिए, चारागाह भूमि पास्चर लैंड के लिए, अपराहता भूमि फॉरेस्ट के लिए और खिला भूमि वेस्ट लैंड होता था। पूना प्लेट इंस्क्रिप्शंस के अनुसार रेगुलर लैंड सर्वेज भी होते थे और पुस्तपाला नाम के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट में होने वाले सारे लैंड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी गुप्ता पीरियड बहुत आगे था। बंगाल के फाइन क्लोथ्स, बिहार का इंडिगो, बनारस सिल्क, हिमालयन सेंस, साउथ का सैंडलवुड और स्पाइसेस रोम से साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट होते थे। ईस्ट कोस्ट के ताम्रलिप्ति, घंटाशाला, कंडूरा पोर्ट से साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड होता था। वहीं वेस्ट कोस्ट के भरूच, सोपारा, कैम्बे पोर्ट से मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशियन ट्रेड होता था। प्रॉस्परस ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण गुप्ता एज अपने गोल्ड कॉइन्स के लिए बहुत फेमस है। आइए देखते हैं गुप्ता कॉइन्स। गुप्ता रूलर्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, पर गोल्ड कंटेंट के टर्म्स में गुप्ता कॉइन्स कुशाना कॉइन्स से कम प्योर थे। गुप्ताज के गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था। ये कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के इनक्रेडिबल एग्जाम्पल्स हैं। गुप्ता कॉइन्स उस समय के वैल्यूज, बिलीफ्स, सोशो इकोनॉमिक लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के सिंबल्स भी हैं। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट के समय हमें चंद्रगुप्ता द फर्स्ट कुमारदेवी टाइप गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्ता ने बहुत तरह के कॉइन्स इश्यू किए। उन्होंने गरुड़ा या ईगल टाइप कॉइन, धनुर्धारी या आर्चर टाइप कॉइन, अश्वमेधा या हॉर्स सैक्रिफाइस टाइप कॉइन, व्याघ्रहनन या टाइगर स्लेयर टाइप कॉइन और वीणा वादन यानी वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स इशू किए। ये कॉइन्स उनकी आर्चरी स्किल्स, करेज और लव फॉर म्यूजिक को भी दर्शाता है। उनके बाद चंद्रगुप्ता द सेकंड ने अश्वरोही टाइप, छत्रधारी टाइप, चक्रविक्रमा टाइप इत्यादि कॉइन्स इशू किए। वहीं कुमारगुप्ता द फर्स्ट ने खड़गधारी टाइप, गजरोही टाइप, सिंह निहंता टाइप, खंग निहंता टाइप यानी राइनोसरस स्लेयर टाइप, कार्तिकेय टाइप कॉइन्स इशू किए। इन कॉइन्स से यह भी पता चलता है कि कुमारगुप्ता द फर्स्ट कार्तिकेय भगवान के फॉलोअर थे। कुमारगुप्ता द फर्स्ट के बाद स्कंदगुप्ता के समय हंस के हमले से इकोनॉमी चरमरा गई थी, इसीलिए उनके द्वारा कम टाइप के कॉइन्स इशू किए गए। गुप्ता कॉइन्स में कुशाना इन्फ्लुएंस तो जरूर दिखता है, पर उन्होंने कई नए तरह के कॉइन्स भी इशू किए थे। उनसे पहले के कॉइन्स में जहां किंग, आर्चर, लायन स्लेयर, हॉर्स राइडर इत्यादि मार्शल पोज में दिखा करते थे, वहीं बाद के कॉइन्स में मैरिज, वीणा प्लेइंग, अश्वमेध यज्ञ जैसे सीन्स भी देखे जा सकते हैं। इन कॉइन्स में गॉड्स एंड गॉडेसेस की इमेजेस भी खूब मात्रा में देखने को मिलती हैं। ऐसे सुपीरियरली डिजाइन्ड कॉइन्स आगे चलकर पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलते। गोल्ड के अलावा गुप्ता किंग्स ने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू किया। ये कॉइन्स लोकल एक्सचेंज में अधिक उपयोग होता था। जहां तक कॉपर कॉइन्स की बात है, कुशानास के कंपैरिजन में गुप्ताज ने बहुत कम कॉपर कॉइन्स इशू किए। कॉइन्स के बाद अब हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं, जो गुप्ता पीरियड में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर गुप्ताज। गुप्ता पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ट्रिमेंडस प्रोग्रेस देखने को मिलता है। कुछ स्कॉलर्स इसे रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले कोई डार्क एज नहीं था। अनलाइक यूरोप,
इसीलिए गुप्ता पीरियड पिछले सारे इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का कल्मिनेशन माना जा सकता है। गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम टेम्पल्स, स्तूपास और स्कल्पचर के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल से। गुप्ता पीरियड से पहले रॉक कट टेम्पल्स प्रचलन में थे, पर स्ट्रक्चरल टेम्पल के एवोल्यूशन के कारण ब्रिक और स्टोन ब्लॉक्स की मदद से माउंटेन से दूर भी टेम्पल बनाया जा सकता था। गौर करने वाली बात है कि नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इसी समय डेवलप हुआ था। देवगढ़ उत्तर प्रदेश का दशावतार टेम्पल नगर स्टाइल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है। इसे एक रेज्ड रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यहाँ पंचायतन प्लान का यूज किया गया है, जिसमें मेन श्राइन 4 सब्सिडियरी श्राइन से सराउंडेड होती है। इसी पीरियड में भीतरगांव टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो इंटायरली ब्रिक से बनाया गया है। सेकेंडली, टेम्पल्स के अलावा गुप्ता पीरियड में कई स्तूपास भी बनवाए गए थे। ऑल्दो गुप्ता पीरियड में स्तूपा कंस्ट्रक्शन में डिक्लाइन देखा जाता है, पर सारनाथ का धम्मेक स्तूपा गुप्ता आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसे ओरिजिनली मौर्यन एम्पायर अशोका के पीरियड में बनवाया गया था, पर गुप्ता पीरियड में इसका लार्ज स्केल रेनोवेशन करवाया गया था। थर्डली, गुप्ता पीरियड अपने स्कल्पचर्स के लिए बहुत फेमस है। इस पीरियड में इंडिजिनस मथुरा और सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर ने गांधारा स्कूल को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। जहां गांधारा स्कूल में ग्रे सैंडस्टोन के साथ ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, वहीं मथुरा स्कूल में रेड सैंडस्टोन के साथ इंडिजिनस स्टाइल का यूज होता था। एग्जाम्पल के लिए मथुरा स्कूल के अंदर हमें अभय मुद्रा में बुद्ध के बहुत सुंदर स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। वहीं सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर को मथुरा स्कूल से ज्यादा रिफाइंड माना जाता है। मथुरा स्कूल के कंपैरिजन में सारनाथ स्कूल में आइडल की ड्रेपरी यानी कपड़ों में बहुत कम फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए सारनाथ का स्टैंडिंग बुद्धा गुप्ता आर्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन है। इस पीरियड में हमें पहली बार विष्णु, शिवा और अन्य भगवानों की मूर्ति देखने को मिलती है। उदयगिरी केव्स के एंट्रेंस पर वराह द ग्रेट बोर की मूर्ति भी गुप्ता स्कल्पचर्स का शानदार नमूना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ साथ गुप्ता पीरियड की मेटलर्जिकल प्राउएस भी कमाल की थी। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल्ड आयरन पिलर है। 99% आयरन से बने होने के बावजूद इसमें 1600 साल बाद भी जंग का नामो निशान तक नहीं है। वहीं लिटरेचर के फील्ड में गुप्ता पीरियड आज भी प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। आइए देखते हैं लिटरेचर इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में संस्कृत वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस बन गई थी। संस्कृत पोएट्री, ड्रामा, एपिक्स नई ऊंचाइयों को छूने लगी थी। इसके अलावा साइंटिफिक लिटरेचर की तो बात ही कुछ अलग थी। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लिटरेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिलीजियस लिटरेचर। हिंदू टेक्स्ट्स में आज के पुराणास की रचना इसी समय हुई थी। इनमें भागवत, विष्णु, वायु और मत्स्य पुराना मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराणास हैं। महाभारत और रामायण एपिक्स को फाइनल टच इसी पीरियड में दिया गया था। इसी प्रकार कई बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स भी इसी समय लिखे गए थे, जो आज भी रेलेवेंस रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए बुद्ध घोषा द्वारा लिखित विशुद्धिमग्गा और जैन ऑथर सिद्धसेना द्वारा रचित न्यायवर्तम प्रमुख है। दूसरा है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर के फील्ड में आपने किंग चंद्रगुप्ता II के नवरत्नों में से एक कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। कालिदास के ब्रिलियंट कॉम्पोजिशंस के लिए उन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनके मास्टरपीस संस्कृत ड्रामा अभिज्ञान शाकुंतलम को वर्ल्ड के 100 बेस्ट बुक्स में कंसिडर किया जाता है। इस ड्रामा में उन्होंने शकुंतला नाम की लेडी की लाइफ में चल रहे ऑर्डियल्स को बहुत ड्रामेटाइज्ड तरीके से पेश किया है। इसके अलावा उन्होंने ऋतु संहरा जैसी पोएम्स, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे क्लासिकल ड्रामा लिखे। वैशाख दत्ता भी इस समय के सेलिब्रेटेड ऑथर में से एक थे, जिन्होंने संस्कृत ड्रामा मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम लिखा। वहीं किरत अर्जुन्य भैरवी द्वारा, काव्यदर्शा,
दशकुमार चरिता दंडिन द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा और अमरकोश नाम की डिक्शनरी बुद्धिस्ट ऑथर अमर सिम्हा द्वारा लिखे गए। तीसरा सेक्शन है साइंटिफिक लिटरेचर। गुप्ता पीरियड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन के क्षेत्र में भी काफी आगे था। आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टिया में कई महत्वपूर्ण खोज के बारे में लिखा था। उनके हिसाब से अर्थ स्फेरिकल था और अपने एक्सिस पर घूमता था और पाई की वैल्यू 3.14 थी। उन्होंने ही दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। वहीं पंच सिद्धांतिका में वराहमिहिर ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स का जिक्र किया। बृहद जातका नाम की किताब एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में उनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बृहद संहिता नाम की पुस्तक में उन्होंने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल्स, मैरिज, ओमन्स इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की। मेडिसिन के फील्ड में वाघभट्टा ने अष्टांग समग्रह यानी समरी ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन नाम की बुक लिखी, जिसके कारण उन्हें ग्रेट मेडिकल ट्रियो ऑफ एंशिएंट इंडिया में गिना जाता है। बाकी 2 मेडिकल जीनियस चरक और सुश्रुत को बोला जाता है। अब तक हमने गुप्ता पीरियड के डिफरेंट अचीवमेंट्स की बात की, पर इस वजह से क्या इसे गोल्डन एज कहा जाना चाहिए? आइए देखते हैं। गुप्ता पीरियड, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, मिथ और रियलिटी। गहराई में एनालिसिस करने पर पता चलता है कि पैन नॉर्थ इंडियन एम्पायर, फॉरेन रूल से फ्रीडम, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, लोअर टैक्स बर्डन ऑन पीपल, माइल्ड पनिशमेंट, रिलीजियस टॉलरेंस, आर्ट, लिटरेचर, साइंटिफिक एडवांसमेंट के नजरिए से देखा जाए तो गुप्ता पीरियड को बिल्कुल एक गोल्डन एज कहा जा सकता है। पर विमेन के स्टेटस में डिक्लाइन, सती और अनटचेबिलिटी की शुरुआत, फ्यूडल टेंडेंसीज का डेवलपमेंट और कास्ट रिजिडिटी में बढ़ोतरी की बात करें तो गुप्ता पीरियड को सोशल इनजस्टिस और इनइक्विटी के बिगिनिंग के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल गुप्ता साम्राज्य एंशिएंट इंडिया के ग्लोरियस एम्पायर्स में से एक था। इस समय शुरू हुए कई इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस आज भी इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और वैल्यूज को शेप कर रहे हैं।